आज हम बात करेंगे ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या प्रभाव पड़े, प्रभावों के बारे में बात करेंगे। हम इसके कारण के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भी रीजंस थे, किस वजह से ये आर्थिक मंदी आई थी, इसके कारण हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम देखने वाले हैं इसके क्या प्रभाव पड़े विश्व पर, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर, विश्व के देशों पर इसके क्या प्रभाव पड़े, आज इसको देखने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास का एक टॉपिक है और ये जो घटना है ये है दो महायुद्धों के बीच की घटना, जो कि 1919 से लेकर 1939 तक की जो घटनाएं थी उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन घटनाओं ने आने वाले समय में क्या होना था उसकी दशा और दिशा दोनों तय की थी। तो देख लेते हैं आर्थिक महामंदी के प्रभाव। हम देखेंगे आज आर्थिक प्रभाव। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो भी इसके प्रभाव पड़े, बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े। इसने ये सबक दे दिया कि किस तरह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम जब रहते हैं, जब एक दूसरे का साथ देते हैं, तो अगर किसी भी देश में कोई भी घटना होती है तो उसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता है। ये सभी सबक हमको इसने आर्थिक महामंदी ने दिए थे। जो घटना अमेरिका में हुई थी उसकी वजह से पूरे विश्व में जो मंदी आई थी, उससे ये सबक मिला कि किस तरह से हमें अपने आप पर भी, अपने ऊपर भी ज़्यादातर डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि सभी चीज़ें दूसरे देशों से ही मंगाएं और सभी चीज़ें के जो भी व्यापार है दूसरे देशों से ही किया जाए। नहीं, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे देश में पूरी तरह से बनाई जाए, सभी देशों में जो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, उसका प्रभाव कम से कम पड़ेगा। इस महामंदी का जो प्रभाव था वो सबसे कम पड़ा था रूस पर। रूस उस समय एक तरह से इन सभी चीज़ों से दूर था, क्योंकि वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था अपनाई थी वो सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, साम्यवाद अपनाया था 1917 के बाद। तो इसका सबसे कम प्रभाव जो पड़ा था, या ना के प्रभाव, या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा था, तो वो एक अकेला देश था रूस, जिससे ये उभर के सामने आया कि किस तरह से हम सामाजिक अर्थव्यवस्था है, जो भी साम्यवाद है, हम किस तरह से उसको अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से बचा सकते हैं। इस महामंदी ने एक तरह से अमेरिकी जो ग्रुप था, जो पूंजीवाद था, उसकी भी पोल खोल के रख दी। अब तक कहा जा रहा था कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं वो सबसे अच्छी हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित ही इसको प्रभावित इन्हीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को किया इस महामंदी ने। तो इसके बारे में कहा जाता है आर्थिक इतिहास के रिक्टर स्केल पर मापा गया सबसे बड़ा भूकंप था। आर्थिक इतिहास के, ध्यान रखना है, आर्थिक इतिहास के रिक्टर स्केल पर मापा गया सबसे बड़ा भूकंप था, कि इससे बड़ा भूकंप पहले नहीं आया था। मतलब इस तरह की महामंदी पहले नहीं आई थी। तो आज देख लेते हैं और भी चीज़ें क्या हो सकती हैं इसमें, इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, जो आर्थिक प्रभाव थे पूरे विश्व पर, और भी जो भी देश थे उन पर क्या प्रभाव पड़े, आज हम इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रभाव था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनाश। इसमें क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनाश हो गया। जो देश एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे, जो आपस में जुड़े हुए थे, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था से या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, तो उन सभी के व्यापार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, क्योंकि वहाँ पर जो मंदी थी उसका असर सभी व्यापारों पर पड़ा। सभी जो व्यापारिक देश थे उन सभी पर पड़ा, क्योंकि जब वहाँ पे मंदी आई तो वो माल खरीदने में सक्षम नहीं थे, वो इतना पैसा नहीं बचा था कि वो दूसरे देशों से माल खरीद पाए। इससे क्या हुआ, जो माल जहाँ पड़ा है वहीं पर रह गया, और इससे बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, पैसे की, धन की, समय की, हर तरह की बर्बादी हुई। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनाश हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। इससे एक चीज़ और निकल के आई कि किस तरह से हमको सभी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कुछ चीज़ें खुद भी बनानी चाहिए, खुद भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हम कम से कम दूसरों पर निर्भरता कर सकें। जैसे अभी भारत का जो व्यापार है चाइना से बहुत ज़्यादा है। अगर भारत में जो कि अभी जो सरकार है उसके बहुत अच्छी पहल की गई है उसके द्वारा, कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सभी चीज़ें इंडिया में बनाइए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भारत को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। इससे क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस आता है तो उसका असर हमारे पे कम पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हम खुद बना रहे होंगे, वहाँ पर उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि वहाँ चीज़ें थोड़ा सा कॉस्ट कम है, इसका थोड़ा सा फ़ायदा होता है इंडियंस को या दूसरे देशों को, लेकिन कॉस्ट की वजह से हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमको कैसे भी करके अपने यहाँ वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं देश के लिए। तो इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है आगे, जो कि बहुत अच्छा कदम है सरकार का भी और लोगों का भी। आगे और देख लेते हैं टैक्स में वृद्धि। इससे क्या हुआ, जब देखा कि बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल हो गई हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ाने स्टार्ट किए, क्योंकि काम तो चलाना था सरकारों को,
विश्व की जो भी सरकारें थी, जो भी देश थे, उनको काम तो चलाना था। इन्होंने टैक्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे उनकी तो हालत ही ख़राब होगी इसके अंदर, क्योंकि जो पहले से ही टैक्स बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे थे उसके बाद वो और ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए। और टैक्स ही सरकार का एकमात्र ऐसा जरिया होता है जिससे कि वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाती है। तो इसका एक प्रभाव पड़ा, टैक्सों में वृद्धि हो गई पूरे विश्व में जहाँ भी हो सकती थी। तीसरा, सोने के महत्व में वृद्धि हो गई। उस समय जब महामंदी आई थी तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे देशों की जो भी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल नीचे चली गई। उनका मतलब काम भी नहीं चल पा रहा था। किस तरह से हमारे देश जो भी देशवासी हैं उनके किस तरह से काम चलाना है, किस तरह से उनकी रोजी रोटी कमा के उनको देनी है, किस तरह से हमको शासन चलाना है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही थी। तो इसमें क्या था कि किसी की करेंसी को उस समय कोई ये नहीं कि सर्वमान्य कोई करेंसी थी, कोई मुद्रा थी कि ये सभी जगह मान्य है, ऐसा नहीं हुआ था पहले तक। दो विश्व युद्धों के बीच में ऐसा कोई करेंसी का ये नहीं था कि कोई करेंसी सर्वमान्य मुद्रा बन जाए। हाँ, उन्हीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो डॉलर था उसको सर्वमान्य मुद्रा मान लिया गया था कि हर जगह वो उसकी वैल्यू बराबर रहेगी। तो ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी। तो इसमें क्या था, सबसे ज़्यादा महत्व जो रहता था वो सोने का रहता था। अगर आपके पास सोने का महत्व है तो आपकी अर्थव्यवस्था में तेज़ी बनी रहेगी, आप अपना काम चला सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से जो असर पड़ा था वो क्या पड़ा था, वो ये पड़ा था कि जो भी हथियार खरीदे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में दूसरे देशों से, जैसे यूएसए से बहुत सारे देशों ने हथियार खरीदे थे, क्योंकि सभी तो हथियार बना नहीं सकते थे लेकिन कूद तो सकते थे। विश्व युद्ध में सभी कूद गए, लेकिन हथियार कहाँ से आए, हथियार थे अमेरिका के पास और जो दूसरे यूरोपियन कंट्री थे। तो इनमें मुद्रा का उस समय कोई वैल्यू नहीं था, करेंसी कौन सी है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं था। हाँ, जो हथियारों के बदले जो लिया जाना था वो सोना था। आप सोना दीजिए और आप हमसे हथियार लीजिए। तो ये सभी चीज़ें क्या हुए कि बहुत सारा सोना इन देशों के पास जमा हो गया था, जो अमेरिका और फ्रांस हैं उनके पास। कहा जाता है और ये सही भी है कि 60%, पूरे विश्व का 60% जो सोना था वो सिर्फ इन देशों के पास जमा हो गया, यूएसए और फ्रांस के पास। तो इसमें क्या हुआ, सोने के महत्व में वृद्धि हो गई। अब कहा जाने लगा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए इस मंदी के समय में तो आपको सोना देना पड़ेगा उसके जगह पे। हम व्यापार आपके साथ तभी करेंगे जब आप सोने के भंडार हमको देंगे। जो भी चीज़ें हम आपके पास सप्लाई करेंगे उस चीज़ के बदले हमको सोना चाहिए, आपकी करेंसी नहीं चाहिए। तो इससे बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया सोने का और करेंसी की वैल्यू कम हो गई। आगे है मुद्रा का अवमूल्यन। कुछ देशों ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू घटा दी जाती है। जैसे कि अभी भारत में, अगर भारत का एग्जाम्पल लिया जाए तो भारत में जो है $1 की जो वैल्यू है 75 रुपये के आसपास है। अगर हम अपनी मुद्रा की वैल्यू घटा दें, अगर $1 की जो वैल्यू है वो 80 रुपये में 80 रुपये तक पहुंचा दें, मतलब $1 80 रुपये में मिलने लगे, तो ये क्या होता है, 5 रुपये जो बढ़ाए गए, अब 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो इससे क्या हुआ, इसी को कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। इससे एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि जब कोई देश, दूसरा देश, बाहरी देश अगर भारत में इन्वेस्ट करेगा तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। मतलब जो भी डॉलर वो लगाना चाहता है उससे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और ज़्यादा मजदूरी मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा। मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है कि विदेशी निवेश आता है देश में। जो विदेशी निवेश होता है, पोर्टफोलियो वगैरह, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो देश में आता है, क्योंकि उससे ज़्यादा संसाधन खरीदे जा सकते हैं उस समय, अगर मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाए। तो इससे इन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि देश में कोई बाहर से निवेश आए ताकि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरे जो भी देश थे उन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा विश्व पर। आगे है उधार मिलना बंद हो गया। जो देश यूएसए वगैरह और जो यूरोपियन कंट्री से जो भी उधार लेके अपना काम चला रहे थे, जिनकी अर्थव्यवस्था उन्हीं के उधारी पे चल रही थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनकी वजह से, जो कि दूसरे देशों की जो भी राहत सामग्री आती है, जो भी पैसा आता है, उसी से अपना काम चला रहे हैं। वो खुद कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो पूर्ति भी नहीं हो पाती। तो उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो दूसरे देशों के जो भी उधार वगैरह हैं, जो भी
वो राहत पैकेज जो देते हैं उसी पे डिपेंड होती है। तो जब ये जो क्राइसिस था जो अमेरिका में आया तो उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो गई, वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। तो वो दूसरे देशों को जो ऋण दे रहा था, जो राहत के लिए जो पैसा दे रहा था और जो भी चीज़ें की जा रही थी वहाँ से, जो भी दूसरे देशों को फ़ायदा हो रहे थे, तो वो सभी चीज़ें होना बंद हो गया। इससे बहुत ज़्यादा उन देशों को असर पड़ा जो अमेरिका पे डिपेंड थे, ऐसे देशों पे डिपेंड थे जहाँ पे इस मंदी का ज़्यादा असर पड़ा था। आगे उपनिवेशों का अत्यधिक दोहन। जिन देशों के पास ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रियों के पास उपनिवेश थे, क्योंकि इन्होंने उपनिवेश बना रखे थे। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो उपनिवेशों को बनाने के लिए हुआ था, उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए हुआ था, साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो जो उपनिवेश थे, जो यूरोपियन कंट्रियों के और भी देशों के जो उपनिवेश थे, उनमें क्या हुआ, इन देशों ने, जो यूरोपियन कंट्री थे, वहाँ पर टैक्स की दरों को बढ़ा दिया और बड़ी ही कठोरता से वहाँ पे वसूला जाने लगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाना था, क्योंकि मंदी से उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे चली गई थी। इसका भी एक असर इन उपनिवेशों पर पड़ा था। तो ये थे आर्थिक प्रभाव जो कि महामंदी के, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस के इन सभी चीज़ों पर पड़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहे जा सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं हम ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और अगर कहीं लिखना पड़े या कहीं अगर आपको कोई आंसर देना पड़े तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि इन चीज़ों पर, आर्थिक प्रभाव में इन सभी चीज़ों पर ये प्रभाव पड़े थे, जो कि दिमाग में क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।